दरअसल अब से थोड़ी देर में जो वक्त है 9:30 बजे का शुरू हो जाएगा। अलग अलग तरीके से कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के सेना के इस फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे विश्वास है कि सशस्त्र सेना का ये फैसला कोरोना के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ साथ मीडिया कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाएंगे। इस मुश्किल की घड़ी में हम एक देश के तौर पर अपने कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। अपनी मातृभूमि को सुरक्षित रखने की अहमियत देश की सशस्त्र सेनाओं से ज्यादा और कौन समझ सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में मकान बनाने के काम में आने वाली मशीन में छिपकर जा रहे लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। सरकार की तरफ से मदद का भरोसा देने के बाद भी लोग गांव लौटने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर एमपी के इंदौर में दिखी। वहां पुलिस वालों ने मकान बनाने के काम में आने वाली मशीन में छिपकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे लोगों को पकड़ा और मशीन के अंदर छिपे लोगों को बाहर निकाला। ये सभी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर खुली जो मशीन थी उसके अंदर घुस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने मशीन का मुंह खोलकर इन लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। जिसकी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर एमपी के इंदौर में भी दिखी। वहां पुलिस वालों ने मकान बनाने के काम में आने वाली मशीन में छिपकर अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे लोगों को पकड़ लिया और मशीन के अंदर छिपे लोगों को बाहर निकाला। ये सभी लोग अपनी जान दांव पर लगाकर खाली मशीन के अंदर घुसे हुए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने मशीन का मुंह खोलकर इन लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। इस मशीन से लोगों को बाहर निकालने में बेहद परेशानी हो रही थी, क्योंकि मशीन का मुंह बहुत छोटा था और लोग किसी तरह उससे निकलते नजर आए। बताया गया कि इस तरह ट्रक से लगी एक मशीन में छिपकर सफर कर रहे लोग यूपी के अलग अलग शहरों से महाराष्ट्र काम करने गए थे। 18 लोग महाराष्ट्र से जो चल के आ रहे थे वो लखनऊ जा रहे थे। ऐसे 18 लोग उसमें अंदर पाए गए और ये बेहद ही संवेदनहीनता के साथ लोगों को ले जाया जा रहा था। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को लेकर नासिक से चली श्रमिक ट्रेन लखनऊ पहुंच गई। इस ट्रेन में 800 मजदूर थे जो यूपी के अलग अलग जिलों से कमाने के लिए महाराष्ट्र गए थे। ट्रेन से उतरे मजदूरों ने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी स्क्रीनिंग करवाई और स्टेशन के बाहर खड़ी बसों में सवार होकर अपने अपने घरों के लिए निकल गए। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में लोगों के बीच कोरोना वायरस से ज्यादा भुखमरी की दहशत देखने को मिली। इस बीमारी की वजह से वहां भी लॉकडाउन है, जिसने गरीबों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। और यही वजह रही कि जैसे ही लोगों के बीच खाने के पैकेट बांटे गए, उनमें भगदड़ मच गई। उन्हें पाने के लिए लोग प्रशासन की गाड़ी के पीछे काफी दूर तक भागते नजर आए। खाने का पैकेट पाने की होड़ में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी परवाह नहीं की। कई लोग तो इसके लिए एक दूसरे से लड़ते हुए भी दिखाई दिए। इस भगदड़ में लोगों के बीच कोरोना वायरस का डर बिल्कुल भी नहीं दिखा। बताया गया कि वो इस बीमारी से ज्यादा भूख से परेशान है। दूसरे देशों की तरह नाइजीरिया में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर गुजरात में कोरोना की वजह से होने वाली मौत का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 26 और लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि 333 नए मरीज भी मिले हैं। गुजरात का अहमदाबाद शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर कल 20 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या भी 3,500 के पार पहुंच गई है। कोरोना वायरस के डर कब खत्म होगा, इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस दिन कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन आ जाएगी, उस दिन कोरोना के डर से निजात मिल जाएगी। दुनिया 40 से ज्यादा वैक्सीन की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन में टेस्ट के लिए जिस महिला को कोरोना की वैक्सीन दी गई, उसकी मौत हो गई। वायरल मैसेज देखकर आप भी यही सवाल पूछेंगे कि जान का खतरा है तो इंसानों पर वैक्सीन की जांच कैसे होगी। तारीख 22 अप्रैल 2020, ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन। दुनिया को जिस खबर का इंतजार था वो इस महिला की तस्वीर के साथ सुर्खियां बनकर आई थी।
खबर ये थी कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज ने इस महिला को कोरोना के लिए तैयार की गई वैक्सीन की जांच के लिए पहला इंजेक्शन लगा दिया है। इस जोखिम भरी जांच के लिए खुद को पेश करके एलिजा ग्रेनातो ने एक मिसाल पेश की थी और दुनिया भर की सुर्खियां बटोर ली थी। एक हफ्ते बाद लेकिन अब डॉक्टर एलिजा का वही चेहरा और वही तस्वीर सोशल मीडिया पर परेशान करने वाले सवालों की वजह बन गई। क्या कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन नाकाम हो गई? क्या कोरोना की पहली वैक्सीन ने एलिजा की जान ले ली? क्या वैक्सीन से मौत की कहानी पर पर्दा डाला जा रहा है? इन सवालों के पीछे है वो वायरल मैसेज जो किसी खुफिया पड़ताल की शक्ल में दुनिया के हर कोने में जा पहुंचा है। वायरल मैसेज में दावा यह है कि ब्रिटेन में जिस महिला डॉक्टर पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हुआ, यानी एलिजा ग्रेनातो की जान जा चुकी है। दावा है कि वैक्सीन लगने के कुछ घंटों के अंदर ही एलिजा की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह मैसेज खूब वायरल है। फेसबुक पर लिखा गया है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों को झटका, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वाली महिला की कुछ घंटों बाद मौत। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को बड़ा झटका लगा है। सोशल मीडिया के साथ साथ एक वेबसाइट ने भी ठीक इसी तरह का दावा किया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से पहले ही वॉलंटियर की मौत हो गई। एलिजा ग्रेनातो नाम के वैज्ञानिक की कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के 2 दिन बाद मौत हो गई। वैक्सीन के गलत असर की वजह से 4 और वॉलंटियर की हालत खराब है। वैक्सीन की वैज्ञानिक जांच को लेकर हम और आप ज्यादा समझ नहीं रखते। ऐसे में वायरल मैसेज का दावा कोरोना वायरस जैसी महामारी ही नहीं बल्कि उसके इलाज के लिए हो रही कोशिशों से भी डरा रहा है। इस डर में खड़े होते हैं कई सवाल। क्या वैक्सीन की जांच किसी इंसान की जान ले सकती है? क्या एलिजा ने इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? क्या एलिजा ने डॉक्टर होने के नाते खुद पर वैक्सीन की जांच करवाई थी? क्या एलिजा को नहीं पता था कि इसमें जान भी जा सकती है? क्या एलिजा की मौत से वैक्सीन की इंसानों पर जांच पर रोक लग जाएगी? Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause. वायरल मैसेज के मुताबिक वैक्सीन का ट्रायल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में हो रहा है। इसलिए डॉक्टर एलिजा पर पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से संपर्क किया और उनसे पूरी दुनिया को डराने वाले इस वायरल मैसेज की सच्चाई जानने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने हमें ईमेल करके बताया, हमें इस बारे में पूरी जानकारी है कि कोरोना वायरस वैक्सीन की जांच के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है और अफवाह फैलाई जाती रहेगी। हम लोगों से अपील करते हैं कि इन पर भरोसा ना करें और ना ही इसे और फैलाया जाए। हम अपनी जांच के बारे में लगातार जानकारियां साझा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वेबसाइट पर आधिकारिक जानकारियां दी जाती रहेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने साफ कर दिया था कि वैक्सीन की जांच के बाद डॉक्टर एलिजा ग्रेनातो की मौत की खबर गलत है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट से हमें एलिजा पर किए गए वैक्सीन ट्रायल का वीडियो भी मिला, जिससे ये बात तो साफ हो गई कि एलिजा ग्रेनातो जिंदा है और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। एलिजा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें 800 लोगों में से वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल के लिए चुना गया। एलिजा ने जोखिम भी उठा लिया, लेकिन सोशल मीडिया ने उनके हौसले पर सलाम करने के बजाय उनकी झूठी मौत को चटपटी और सनसनीखेज खबर में बदल दिया। एलिजा का बड़प्पन देखिए, कैसे उन्होंने इस वाहियात हरकत को नजरअंदाज कर दिया। सुबह जगने पर अपनी मौत की खबर पढ़ने से अजीब और कुछ भी नहीं है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। एलिजा को अपने ट्विटर प्रोफाइल पर बाकायदा ये ऐलान करना पड़ा कि वो जिंदा हैं। अफवाहों का खंडन करने के बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर लिया, जिससे कोई बाहरी शख्स उनके बारे में जानकारी नहीं ले पाएगा। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने भी ट्विटर पर वायरल हो रही अफवाहों का खंडन किया है। वैक्सीन का असर समझने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में वैज्ञानिक कई और लोगों पर वैक्सीन की जांच कर रहे हैं।
ह्यूमन ट्रायल के दूसरे चरण के लिए 18 से 55 साल तक के सेहतमंद लोगों को चुना गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनोलॉजी की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट के निर्देशन में एक टीम ने 3 महीने की मेहनत के बाद ये वैक्सीन तैयार की है। ऐसे में ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली वॉलंटियर एलिजा की मौत का दावा झूठा है। न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि एलिजा पूरी तरह से ठीक हैं और स्वस्थ हो रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों से मुफ्त में भेजने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक चिट्ठी लिखी। भूपेश बघेल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के करीब 1,17,000 मजदूर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। ये मजदूर पहले से ही लॉकडाउन की वजह से मुश्किलें झेल रहे हैं। ऐसे में उन्हें रेलवे फ्री में छत्तीसगढ़ तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से मानवीय आधार पर इस मामले पर विचार करने की भी अपील की। साथ ही अपने राज्यों के मजदूरों के लिए रेलवे से 28 स्पेशल ट्रेन चलाने को कहा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं डल झील के ऊपर की ये तस्वीरें, और ये जो आपको धुंधली सी तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है, ये तस्वीर बहुत सारे संदेश आप तक पहुंचा रही है। वो संदेश ये कि कोरोना योद्धा जो आज इस माहौल में भी पूरी तत्परता से डटे हुए हैं, उनको ही दरअसल ये सम्मान देने का तरीका है जो तीनों सेनाओं ने खोज निकाला है। और वो एक तरीके से ये सम्मान उन कोरोना योद्धाओं को देना चाह रहे हैं जो लगातार बिना अपने परिवार की परवाह किए, बिना अपने जान की परवाह किए वो अस्पतालों में डटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, इन सबको एक तरीके से सम्मान देने का ये तरीका वायुसेना ने ये फ्लाई पास्ट किया है। डल झील के ऊपर से देखिए ये जो है विमान है, ये निकलता हुआ देखिए धीरे धीरे लड़ाकू विमान जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से आज श्रद्धांजलि एक तरीके से, माफ कीजिए, सम्मान एक तरीके से इन लोगों का होगा। और अस्पताल जो पड़ेंगे उन पर भी फूल बरसाए जाएंगे। तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ये जो है फूल बरसाएंगे उन लोगों को जो इस वक्त कोरोना के योद्धा के तौर पर इस जंग में पूरी मुस्तैदी से के साथ डटे हुए हैं। तो श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं डल झील के पास। ये कहा जा रहा था कि 500 से 1000 मीटर की ये ऊंचाई रखी जाएगी ताकि जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, जो पूरा सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सहयोग आपका भी है, क्योंकि आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घर पर हैं, और आपको भी ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि देश एक साथ जुड़ा है। और इस वक्त पर जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इस बीमारी से, हम इस वायरस से लड़ पाएंगे। और यही संदेश देने के लिए और एक उत्साहवर्धन के लिए कह सकते हैं, एक उत्साह बढ़ाने के लिए भी ये कदम बहुत ज़रूरी है। उन लोगों का जो घर पर हैं, हताशा कई बार मन में आती है, कई बार ये चिंता भी सताती है कि आगे भविष्य क्या होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, उसके बाद स्थिति क्या होगी। उन सब स्थितियों पर संयम किस तरीके से रखें, ये जो तस्वीरें हैं थोड़ी देर के लिए सुकून तो ज़रूर दे रही होंगी। डल झील की ये तस्वीरें जहाँ पर आप ऊपर आसमान में अगर निगाहें रखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो लड़ाकू विमान है ये आपको हवा में गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही खास मौका, 3 मई का आज दिन, और इसी दिन दरअसल तीनों सेनाओं की तरफ से ये कहा गया था कि हम ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहते हैं। और इसके लिए अलग अलग स्तर पर देखिए तैयारियां भी की गई हैं। और आप देखिए शाम को हालांकि जो नेवी है वो भी अपने जो शिप है उनको भी जगमगाता हुआ रोशन करेगी। हालांकि इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात दिल्ली के पुलिस मेमोरियल से थी, जहां तीनों सेना प्रमुख मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी देंगे। तो ये तस्वीरें डल झील की आप देख रहे हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में रहने वाले मजदूरों ने पुलिस के रोकने पर जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए ये मजदूर पैदल ही अपने गांव की तरफ चल दिए, जिन्हें दाहोद के पास सड़कों पर तैनात पुलिस वालों ने रोक लिया, जिसकी वजह से नाराज मजदूर पुलिस वालों से भी भिड़ गए और मजदूरों की ये भीड़
सड़क के बीचों बीच बैठ गई, जिसकी वजह से वहां से जरूरी सामान लेकर जा रहे ट्रक जाम में फंस गए। हंगामा कर रहे मजदूरों को रोकने के लिए पुलिस के कई अधिकारी वहां पहुंचे और इन सभी को सड़क से हटाया और समझाने की कोशिश की। गांव के लिए पैदल निकले इन मजदूरों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई ध्यान दिया और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें वडोदरा के एक टोल बूथ से भी सामने आई, जहां पैदल घर को लौट रहे मजदूरों को पुलिस वालों ने रोक लिया, जिसके बाद इन लोगों ने भी जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगा दिया। मजदूरों ने अपने पास मौजूद पास भी दिखाए और पुलिस वालों पर बेवजह रोकने का आरोप लगाया। मजदूरों के हंगामे की वजह से वहां ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। गुजरात राजस्थान सीमा पर भी कई मजदूर फंसे हुए नजर आए। इन सभी मजदूरों को राजस्थान सरकार ने रोक दिया, जिसकी वजह से ये सभी लोग वहीं सड़क किनारे लेटे हुए दिखाई दिए। हरियाणा के पलवल में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलियां चली और एक दूसरे पर कुल्हाड़ी और तलवार से भी हमला किया गया। इस हमले में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों पक्षों की तरफ से दो लोगों को गोलियां भी लगी, जिनकी हालत बेहद गंभीर। जानकारी के मुताबिक जमीन के मुद्दे पर दोनों पक्षों में कई सालों से विवाद चल रहा था। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें फरीदाबाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो हरियाणा के पलवल में दो पक्षों के बीच ये गोलीबारी हुई है। 8 लोग इसमें घायल हुए हैं, गोलियां भी लगी है। स्थिति को देखते हुए फिलहाल अस्पताल लोगों को ले जाया गया, इलाज उनका चल रहा है। जमीन का ही बताया जा रहा है कि विवाद था जो कई सालों से चल रहा था। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें फरीदाबाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों पक्षों में झगड़ा होना मालूम हुआ है, बट वहाँ से दोनों पक्ष अपने हॉस्पिटल में चले गए। मैं सिविल हॉस्पिटल में भी गया हूँ, वहाँ पर भी उसको जो मजरूब है उसको रेफ़र किया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो किशन सिंह हॉस्पिटल में है, पता करा डॉक्टर साहब से, वो भी अभी रेफ़र किया हुआ है। तो दोनों पक्षों के हम जो भी वो कंप्लेंट देंगे उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ये मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। लगातार वहां जानकारी मिल रही थी कि कुछ आतंकी हैं जो छुपे हो सकते हैं और उन्हीं को ढूंढने की लगातार कोशिश हुई और उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। ये मुठभेड़ वहां चल रही थी। यहाँ पर 2 आतंकियों को और मार गिराया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि और आतंकी अभी छिपे हो सकते हैं। इसलिए देखिए, मीडिया कर्मियों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और यहाँ पर कई विस्फोटक होने की भी जानकारी मिली थी। तो आतंकियों से ये मुठभेड़ जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, तो ये कुपवाड़ा जिले का हंदवाड़ा इलाका जहां सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि मुठभेड़ काफी वक्त से चल रही है, पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है और आतंकी यहां पर छिपे हो सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और इसी बाबत लगातार ये मुठभेड़ जारी है, एक के बाद एक कामयाबी लेकिन जरूर सुरक्षा बल को मिलती हुई। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, एक और कामयाबी, 2 और आतंकी ढेर किए गए। देखिए अर्पिता, 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। जिस तरीके से कल एनकाउंटर शुरू हुआ था दोपहर को और उसके बाद लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी था और रात के दौरान भी फायरिंग का सिलसिला जारी था। लेकिन इस बीच जिस तरीके से खबर आई थी कि एक आर्मी कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सहित कुल 5 लोगों के साथ आर्मी का राब्ता कट गया। हालांकि ऑफिशियली अभी आर्मी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन ऑपरेशन बताया जा रहा है कि अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब डिटेल्स इमर्ज हो जाएंगी कि आर्मी उस पर एक प्रेस नोट शायद जारी कर सकते हैं या पुलिस भी बता देगी कि इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या है। लेकिन 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर की पुष्टि हो चुकी है और शायद इन दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से होगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेट करके कुछ मिलिटेंट्स आए थे जो नॉर्थ कश्मीर में हैं और ये नॉर्थ कश्मीर का ही हंदवाड़ा का इलाका है। और जिस तरीके से पहले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, पहले कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद ये भी खबर आई थी कि मिलिटेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए, लेकिन कॉर्डन मजीद एक्सटेंड किया गया और उसके बाद 2 मिलिटेंट मारे गए। जिस तरीके से आपने घरों की तस्वीर भी दिखाई, बहुत जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। ग्रेनेड जो फेंके जाते हैं या रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आरपीजीएल, तो उसको देखते हुए फिर आग के शोले जो है वो भड़कते हैं और वही तस्वीर आपने दिखाई। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अभी
बाकी डिटेल्स जो है थोड़ी देर के बाद ही आ जाएंगी आर्मी की तरफ से कि आखिर क्या हुआ। और जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि एक कर्नल, एक मेजर, एक आर्मी का, ये पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 2 आर्मी के लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन उनके साथ कट चुका था, तो वो क्या कुछ हुआ ऑपरेशन में, वो डिटेल्स अभी आनी बाकी है। अर्पिता। चीन के हुनान में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस की वजह से भले ही दुनिया के ज्यादातर देश ठप पड़े हों, लेकिन चीन में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। और वहां के हुनान प्रांत में तो ड्राइवर के बिना चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी की भी शुरुआत हो गई। सामने आए वीडियो में एक महिला मोबाइल ऐप से टैक्सी को बुक करती नजर आई। थोड़ी देर में ही टैक्सी उसके पास पहुंच गई, जिसके बाद उसमें मौजूद एक कर्मचारी ने गाड़ी को सैनिटाइज किया और महिला के तापमान की जांच की। जांच के बाद महिला टैक्सी में सवार हो गई और जीपीएस तकनीक से लैस वो टैक्सी अपने आप ही सड़क पर चलने लगी। 心情还有一点忐忑，因为不知道就是无人驾驶到底是一种什么样的体验。 इसी तरह कुछ और लोग भी बिना ड्राइवर वाली इस टैक्सी की सवारी करते नजर आए। इस दौरान ये टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर भी अपने आप रुकती दिखी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इस टैक्सी में फिलहाल एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में शनिवार को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस ने बाइक मार्च किया और इस दौरान जिले की मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग यूनिट ने एक साथ कई इलाकों का दौरा किया ताकि लोगों को लॉकडाउन के लिए जागरूक किया जा सके। बाइक मार्च के दौरान लाउडस्पीकर से घरों में लोगों को रहने के लिए अपील भी की गई। हमारी जितनी पेट्रोलिंग यूनिट्स है, हम सभी लोग एक साथ मिलकर भी भ्रमण करते हैं। इंडिविजुअल ड्यूटीज़ हमारी लगी हुई हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी आदमी अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमे और जो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स हैं उसको फॉलो करे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने हमारे जो ट्रैफिक मार्शल्स हैं, ट्रैफिक मार्शल के साथ हम लोगों ने पूरे शहर में मार्च किया है और हम लोगों ने इंश्योर किया है कि अनावश्यक रूप से कहीं कोई घूमता हुआ न दिखे और लोगों को एक मैसेज जाए कि हम सब मिल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करते हुए एक स्कूल खोलकर छोटे बच्चों को भी बुला लिया गया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच स्कूल बुलाए जाने के बाद कई छोटे बच्चे स्कूल भी पहुंच गए और सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। कुछ बच्चों के चेहरे पर तो मास्क भी लगा हुआ नहीं दिखा, जबकि इन बच्चों को कुछ टीचर पढ़ाते हुए भी नजर आए। कंधों पर स्कूल बैग टांगे कई बच्चे स्कूल के बाहर घूमते हुए दिखे। स्कूल पहुंचे टीचर भी कोरोना वायरस के खतरे से अनजान रहे और किसी ने भी इन बच्चों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह नहीं दी। बताया गया कि प्रिंसिपल के कहने पर स्कूल खोला गया था और वहां पहुंचने वाले बच्चों को परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र दिए गए। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने भी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया। इंक्वायरी के रिपोर्ट के बेस पे स्कूल के आचार्य है और जो भी जवाबदार लोग होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दूरदर्शन पर टीवी सीरियल रामायण का फिर से प्रसारण करने के लिए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर को धन्यवाद दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेम सागर को भेजी चिट्ठी भी में लिखा, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान रामायण सीरियल का दोबारा प्रसारण करने के लिए सागर परिवार का धन्यवाद किया। जावड़ेकर ने लिखा कि बरसों पहले जब रामायण सीरियल का पहली बार प्रसारण हुआ था तब देश में टीवी कम थे और लोग दूसरों के घर जाकर रामायण देखते थे, लेकिन आज देश में 18 करोड़ टीवी हैं और ऐसे में इसके दोबारा प्रसारण की करोड़ों लोगों ने देखा, जिनमें आज की नई पीढ़ी भी शामिल है। जावड़ेकर के मुताबिक रामायण दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीवी सीरियल बन गया है, जिसे 16 अप्रैल को 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैकड़ों मजदूरों ने बकाया वेतन और गांव भेजने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लॉकडाउन की वजह से इन मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। मजदूरों की नाराजगी की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस वाले घटना वाली जगह पहुंचे और लोगों को बिठाकर समझाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन प्रदर्शनकारी बकाया वेतन और गांव भेजने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज काही लोक तिथे जमा झाले
जमा झाल्यानंतर थोडे बाहेर आल्यानंतर आम्हाला कळालं, आम्ही काही कर्मचारी अधिकारी पाठवले, नंतर मी स्वतः गेलो आणि त्यांना ब्रीफ केलं। लॉकडाउन के दौरान दिन रात ड्यूटी कर रहे महाराष्ट्र में कोरोना से पीड़ित होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 227 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 3 पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है। पिछले 5 दिनों में यह आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ा है, जिससे सरकार और पुलिस महकमे की चिंता बढ़ गई है। कोरोना पॉजिटिव होने वाले पुलिसकर्मियों में 30 अफसर भी शामिल हैं और चौंकाने वाली बात यह कि पिछले 5 दिनों में 115 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे जो भी अधिकारी व कर्मचारी हैं, उन सभी की प्रोटेक्शन, उन सभी की सेफ्टी और हेल्थ हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है और एक बड़ी प्रायोरिटी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस में जो 55 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी है, उन्हें सबको घर रहने की निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ में 52 वर्ष के ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को अगर उनके पास कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज़ या ऐसी रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, अगर उन्हें है तो वो भी घर पे रहें, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। हमारे कर्मचारी और अधिकारी, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड हो, उनके प्रोटेक्शन हो, इसके लिए 20,000 से ज़्यादा मल्टीविटामिन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। दुनिया भर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन जैसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमारे बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। वो हैं डॉक्टर, नर्स और हमारी पुलिस। किसी को मरीजों के बीच जाना जरूरी है तो किसी को हमारे लिए लॉकडाउन का इंतजाम करना सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन एक वायरल मैसेज के साथ आए एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले कोरोना की मरीज की मौत पर नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। क्या ये खबर पक्की है? पुलिस वाले के कंधों पर अर्थी, जिसे वो एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं, वो भी नाचते हुए। देखिए जरा गौर से, पुलिस वालों ने इस अर्थी को जमीन से उठाकर अपने कंधों पर उठाया, लेकिन ये क्या, ये तो नाच रहे हैं। आखिर पुलिस वालों ने ऐसा क्यों किया? क्या कोरोना से मौत के बाद ऐसा होता है? अर्थी के साथ पुलिस वाले नाच क्यों रहे हैं? वायरल खबर की माने तो यह शख्स कोरोना से पीड़ित था और पुलिस वाले इसे उठाकर कुछ इस तरह एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। लेकिन वायरल वीडियो पर किए गए दावे पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर शुरू की पड़ताल। वायरल वीडियो हमें सोशल मीडिया पर कई जगह मिला, जहां इसे अलग अलग मैसेज के साथ शेयर किया गया था। देखिए जरा पुलिस का ये अनोखा वीडियो। हमने इस खबर को खंगालने के लिए अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया और हमारे हाथ ट्विटर पर इसी वीडियो के साथ शेयर किया गया एक ट्वीट मिला, जो कि इस मैसेज के साथ शेयर किया गया था। कुड्डालोर पुलिस का कॉफिन डांस। हमारी तमिलनाडु पुलिस हमेशा कमाल करती है जब भी नए ट्रेंड की बात होती है। अद्भुत। इसी मैसेज के साथ हमारे हाथ पूरा वीडियो भी लग गया, जिसे हम आपको शुरू से दिखाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स मस्ती से बाइक चला रहा है। सड़क पर पुलिस की नाकाबंदी देखकर रुक जाता है। फिर वो ख्वाब देखता है कि 4 पुलिस वाले उसे स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में डालते हैं। इसके बाद शख्स जब असल दुनिया में लौटता है तो वो फट से वहां से 9-2-11 हो जाता है। वीडियो के आखिर में पुलिस वाले कोरोना। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सेना को 2 अधिकारी और 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर, ये मुठभेड़ कल रात से ही चल रही थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया। हालांकि मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया और ये भी जानकारी मिल रही थी कि और आतंकी भी हो सकते हैं और इसीलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है। लगातार ये मुठभेड़ चल रही थी, कई विस्फोटक होने की भी जानकारी मिल रही थी। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में दरअसल ये मुठभेड़, जिसमें सेना के 2 जवान, 2 अधिकारी, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है।
तो जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में कल रात से ही ये मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ में जो जानकारी मिल रही है कि हम सेना के 2 अधिकारी, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हो गया है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। हालांकि ये जानकारी भी थी कि कुछ और आतंकी यहां पर हो सकते हैं, इसलिए पूरे इलाके को घेर लिया गया और लगातार ये मुठभेड़ जो है वो चल रही थी। तो सेना के 2 अधिकारी, 2 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर हालांकि इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। रिफत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, आप बता रहे थे मुठभेड़ खत्म हो गई, क्या अभी ये जानकारी मिली कि हमारे अधिकारी जवान भी इसमें शहीद हुए हैं? देखिए, ऑपरेशन अभी खत्म हुआ। जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी के जवान और एक सब इंस्पेक्टर शामिल है। जिस तरीके से कल ही खबर आई थी कि उनके साथ राबिता कटा और उसके बाद अब ये खबर आ रही है, तो उसमें 2 मिलिटेंट भी मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, क्योंकि ये कहा जा सकता है आर्मी और पुलिस के लिए एक बड़ा लॉस है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है स्ट्रैटेजी सही नहीं रही होगी आर्मी की या पुलिस की। यही वजह है कि जब वहां पे कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चल रहा था, उस बीच फायरिंग हुई, या तो कोई मिसकैलकुलेशन इनसे हुई है। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जिस घर में ये आर्मी के लोग और पुलिस का ये जो सब इंस्पेक्टर है वहां पे था, तो उसमें ऑलरेडी मिलिटेंट छुपे हुए थे, या इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि एक घर से दूसरे घर में एक मिलिटेंट शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। तो अभी इसका देखा जाएगा, अभी आर्मी बाकी चीजें क्लियर करेंगी, लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है कि ये जो आर्मी का एक कर्नल, आर्मी का एक मेजर और आर्मी के 2 जवान जो साथी होते हैं कर्नल के, वहां पे जो कमांडिंग ऑफिसर भी है और साथ ही सब इंस्पेक्टर भी इस ऑपरेशन में शामिल था। तो कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी खबर है जो आर्मी के लिए या पुलिस के लिए एक बड़ा लॉस है। आप पिता रिफत, आप जिस तरीके से कह रहे थे मुठभेड़ खत्म हो जाएगी, उसी के बाद जानकारी मिलेगी, तो ये जानकारी अब क्या इन पुलिस वालों की तरफ से ही, सेना की तरफ से ही जारी हुए? देखिए, अभी ये ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी हुई है और खास तौर से अब डिटेल्ड चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही थी और ऐसा कैसे हुआ इसकी डिटेल्स अभी बाकी आना है। हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें बताया जाएगा कि वहाँ किस तरीके से ये कर्नल, मेजर और क्योंकि जो 2 आर्मी जवान हैं वो कर्नल के साथ होते या मेजर के साथ ही होते, क्योंकि उनके जो अपने गार्ड्स होते हैं वो उनके साथ में रहते हैं और सब इंस्पेक्टर भी उनमें शामिल है कि सब इंस्पेक्टर भी वहाँ पे था। तो ये किस घर में थे और मिलिटेंट वहाँ तक कैसे पहुंचे, या क्या उसी घर में ये पहले ही गए थे, बाद में मिलिटेंट वहाँ पे उसमें घुसे और इस तरीके का ये जो है इस तरीके की कार्रवाई उसमें हुई। तो अब देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन 5 लोग जो हैं उनकी जान गई है इसमें, जो आर्मी के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ा नुकसान है। रिफत, जो सेना के 2 अधिकारी, एक कर्नल और एक मेजर, 2 जवान, ये जो शहीद हुए हैं, ये किस किस जगहों से ताल्लुक रखते थे? देखिए, अभी जिस तरह से मैंने कहा कि डिटेल्स अभी सिर्फ इतनी शेयर की गई हैं, क्योंकि उन बॉडीज को फिर घर पहुंचाना होता है, यहाँ पे रीप्लेइंग सेरेमनी होती है, पहले ही नहीं बताया जाए। लेकिन अब काफी चीजें सामने आ गई हैं और सबको पता भी है कि वहाँ पे कौन है, ये सीओ जो कर्नल है वहाँ पे, और साथ ही मेजर भी कौन है। तो अब बाकी डिटेल्स जो है ऑफिशियली आ जाएंगे और उनका नाम भी बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, और लोकल जो है सब इंस्पेक्टर जो एसओजी का बताया जा रहा है उसकी भी इसमें जान गई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन जो है इसको जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं अब इसका भी एक पोस्टमार्टम किया जाएगा कि इस तरीके से ये हुआ क्या, क्या जो कर्नल पार्टी थी क्या वो उस घर में गए जहाँ पे मिलिटेंट पहले ही छुपे हुए थे और मिलिटेंट्स ने उनको पहले होस्टेज बनाया और उसके बाद उनको मारा गया। अब मैंने कहा कि डिटेल्स अभी प्रिलिमिनरी है, लेकिन कंफर्मेशन ये है कि 5 लोगों की जान इसमें गई है और ये बताया जा सकता है कि आर्मी और पुलिस के लिए ये लॉस है। और साथ ही 2 मिलिटेंट बताए जा रहे हैं कि वो मारे गए। और मैं पहले भी कह रहा था कि जो नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं वो उस पार से आते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। लेकिन जो साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं वो लोकल मिलिटेंट्स हैं, वो ट्रेन नहीं है, वेल आर्म्ड भी नहीं है। बिल्कुल, यानी ये जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ कल रात से ही चल रही थी। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सेना के 2 अधिकारी, एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर इसमें शहीद हो गया। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। लेकिन यहाँ
ये हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हालांकि अभी जानकारी नहीं है कि ये कहाँ के थे, क्या इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। मुंबई में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो मुंबई में 27 कोरोना मरीज की मौत हुई है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में मरने वालों की कुल संख्या 36 हो गई है। सबसे ज्यादा डराने वाली स्थिति मुंबई के धारावी की है, जहां पर 89 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटे में कुल 549 कोरोना के केस सामने आए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 12,296 हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस वालों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की और पूरे इलाके में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस वाले अलग अलग लाइनों में खड़े हुए और फिर सड़कों पर फ्लैग मार्च किया, जबकि कई पुलिस वाले स्कूटर पर सवार होकर इस मार्च में शामिल हुए। इस फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। हर आदमी 2-2 मीटर की दूरी बनाए एक दूसरे से। पूरे इलाके में फ्लैग मार्च के साथ ही पुलिस वालों ने ड्रोन से भी निगरानी की, साथ ही लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की। लॉकडाउन बढ़ गया है और स्थितियां अभी सुधरी नहीं है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घरों में रहें। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की सेना के साथ जोरदार झड़प हो गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच वहां सैकड़ों लोग महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वहां सेना को उतारना पड़ा। रोके जाने से भड़के प्रदर्शनकारियों की जवानों के साथ हाथापाई शुरू हो गई। इससे पहले ये लोग वहां नियमों को तोड़कर राजधानी बेरूत की सड़कों पर इकट्ठा हो गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेना की कार्रवाई पर लोगों का गुस्सा और भड़क उठा और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। कुछ लोग एक इमारत की खिड़कियों को तोड़ते नजर आए। इस दौरान वहां आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह आग लगाकर रास्ते बंद कर दिए। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा बल ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। बताया गया इस हंगामे में कुछ एम्बुलेंस भी फंस गईं, जिनको किसी तरह वहां से निकाला गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें जवाब दिया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि आरोग्य सेतु ऐप डेटा सुरक्षा के लिहाज से बेहद मजबूत है। उन्होंने ये भी बताया कि आरोग्य सेतु ऐप किसी भी निजी कंपनी के हाथ में नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि रोज एक नया झूठ। आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली साथी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। डेटा सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद मजबूत है। जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन को निगरानी में रखा वो नहीं जानते कि अच्छे के लिए तकनीकी का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। आरोग्य सेतु की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। इस ऐप की निगरानी की जिम्मेदारी किसी निजी कंपनी के हाथ में नहीं दी गई है। मिस्टर गांधी, अब आपको ऐसे लोगों से ट्वीट करवाना बंद कर देना चाहिए जो भारत को समझते ही नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए। उन्होंने लोगों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की इजाजत के बिना इसे थोपना गलत है और भय का लाभ नहीं उठाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दरअसल ट्वीट किया था और लिखा था कि आरोग्य सेतु ऐप अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जो एक प्राइवेट ऑपरेटर के लिए आउटसोर्सेस है, जिसमें कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है। इससे गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं। तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन नागरिकों की सहमति के बिना उनको ट्रैक करने के लिए डर का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए। ओवैसी ने सरकार पर इसके जरिए लोगों का निजी डेटा हासिल करने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें जवाब दिया। और इसी बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। कल ही ये जानकारी मिली थी और ये मुठभेड़ लगातार कल से ही जारी थी, जिसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल ये मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक कर्नल, एक मेजर और एक जवान
और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ है। हालांकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है वहां पर, लेकिन यहां हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा की ये तस्वीरें, ये मुठभेड़ कल रात से ही जारी थी और एक कर्नल, एक मेजर और 2 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर इसमें शहीद हो गया है। हालांकि 2 आतंकियों को भी इसमें मार गिराया गया है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, हम जहां 2 आतंकियों को मार गिराते हैं तो हमारे जो जवान हैं वो भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा लॉस जरूर है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई, चूंकि आतंकी जो होते हैं वो किसी प्लान के तहत नहीं आते हैं या वो प्लान के तहत नहीं छुपते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है गोली चलाना होता है। तो ऐसे में उनकी जो सक्सेस रेट है वो जो है, अगर वो 100 में से एक बार अगर कामयाब होंगे तो जो है इस तरीके की चीजें आती है। और उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आज जिस तरीके से एक कर्नल जो कि सीओ और कर्नल और मेजर जो सेना के अधिकारी है, उनका चले जाना जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा लॉस भी है। और ये जरूर कोशिश की जाएगी ये समझने की कि आखिर इस ऑपरेशन को किस तरीके से प्लान किया गया, क्यों इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई। अमूमन जो है इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं देखी गई है, जिसमें कि 2 ऑफिसर और एक जो पुलिस का जो है सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी इसमें सामने आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अभी फिलहाल कोशिश यही है कि उस पूरे इलाके को जो सैनिटाइज कराया जाए, पूरे इलाके को जो है दुरुस्त किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि अगर बताया जा रहा था कि 3 वहाँ पे टेररिस्ट थे, जिसमें 2 को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन एक जो बचा है वो शायद इधर उधर हो सकता है, जिस तरीके खबरें हैं। तो ऐसे में अभी पूरे इलाके को घेरा गया है। ऑपरेशन हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये ऑपरेशन हुआ कैसे था, किस वजह से। क्योंकि कल दोपहर से धीरे धीरे खबरें जरूर आ रही थी कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन सेना की तरफ से जब तक पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो गया तब तक इस बात का ऐलान सेना ने नहीं किया कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। अभी फिलहाल जो सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी मिल रही है उसके तहत जो है एक सीओ यानी कि एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी के जवान और एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो है इस पूरी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। संदीप, क्या आपके पास ऐसी भी कोई जानकारी है, जब ये मुठभेड़ हुई तो क्या ये आतंकी पहले से ही वहां छिपे हुए थे, या जब पुलिस वाले वहां थे तो ये आतंकी वहां आए थे हमला करने के लिए? देखिए, जब भी ऐसी कोई इनपुट मिलती है फौज को कि कहाँ पे जहाँ ये आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति ये है कि नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वो काफी लंबे समय से जो है शांत है। वहाँ पे किसी भी तरीके की बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग को जो है लोग जो है वहाँ पे आतंकियों को शेल्टर नहीं दे रहे थे। अभी काफी लंबे समय से जो है ऐसा चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर में जिसमें कि आतंकवाद जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन जम्मू कश्मीर के नॉर्थ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है नॉर्थ जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके का कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होता। लेकिन आतंकी जो है इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रूट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन का रूट है, बर्फ पिघल चुकी है। ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन जब भी होता है तो वहीं होने के बाद जो LOC क्रॉस करने के बाद जो है ये लोग आसपास के जो गांव हैं या हाईवे के आसपास जो घर है वहाँ पे जो है ये शेल्टर लेते हैं आतंकी। तो जाहिर सी बात है कि इस बारे में जो है जानकारी मिली होगी, एक हिंट मिला होगा। क्योंकि पिछले अगर हम लोग बात करें 2-3 हफ्ते, पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 18 के आसपास जो है टेररिस्ट को जो है मार गिराया है अलग अलग ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। तो उसी की तर्ज पर जो ये ऑपरेशन भी बताया जा रहा है कि इनपुट मिले थे, वहाँ पे जो है घेराबंदी की गई। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है, कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी सेना जो है अपनी तरफ से साफ जरूर करेगी कि ऑपरेशन किस तरह से हुआ था। लेकिन अभी जो खबर ये आ रही है कि जो ये अफसर थे ये जिस घर के पास में मौजूद थे उसमें जो है वो आतंकी या तो वो वहाँ से ऑपरेशन साइट से भाग के उस घर तक पहुंचा, या उस घर में भी जो है। संदीप, क्या ऐसी भी जानकारी थी कि इन आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा था और इन्हीं को छुड़वाने के लिए दरअसल सेना के जवान पहुंचे थे वहां पर? देखिए, कभी भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो उसके आसपास के घर ऑलरेडी खाली कराए जा चुके होते हैं।
और ऐसे में ये कह पाना कि अंदर हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हो रही थी या नहीं, अगर हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट अगर हो भी रही थी तब भी जो है प्लान मैनर से जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये एक ही साथ इतने सारे ऑफिसर यानी कि एक कर्नल, एक मेजर और एक जो है सब इंस्पेक्टर एक साथ जो है किसी भी एक घर में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। हर चीज का एक एसओपी होती है और एसओपी को फॉलो करना होता है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये उस घर के आसपास थे और उसके बाद जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था, जिस मकान में ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद वो लोग वहां से उसमें से एक आतंकी भाग के जो है इधर आया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ये कहना अभी फिलहाल जो है जल्दबाजी होगा कि एक्चुअल वहां पे ग्राउंड पे क्या सिचुएशन थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि 3 ऑफिसर जो है जाके किसी हॉस्टेज सिचुएशन को जो है वो वहाँ पे क्लियर कर रहे हों। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जो है पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर ऑपरेशन जो है किस तरह से कंडक्ट हुआ और क्यों इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सिर्फ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और लग ऐसे ही रहा है कि वहां पे जब टेररिस्ट चारों तरफ से घिरा होगा उसको जो है उस पर जो गोलीबारी हो रही होगी, सेना उस पर ऑपरेशन कर रही होगी, तो उसके बाद हो सकता है कि जहाँ पे सारे अफसर लोग खड़े थे एक सेफ डिस्टेंस में, वहां से हो सकता है कि वो निकल के गया होगा और फर्स्ट राउंड फायर करते हुए जो है शायद उन पर जो है निशाना लगाया होगा। तो अभी बहुत सारी चीजें जो है अभी जो कि साफ होनी बाकी हैं और सेना जो है एक्चुअली में क्या उस ऑपरेशन में किस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, कब इसकी जानकारी मिली कि वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, किस तरीके के जो है वेपन जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोगों की क्या एसओपीज थी, ये जो है अभी थोड़ी देर में जो है इस बारे में भी सारी जानकारी। ठीक है संदीप, देखिए थोड़ी देर में ये जरूर क्लियर हो जाएगा कैसे इस ऑपरेशन की तैयारियां की जाएं और क्या इनपुट्स थे, लेकिन यहाँ अभी एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं कि 3 आतंकियों की जानकारी थी, 2 मार गिराए गए, एक आतंकी कहाँ है ये भी बहुत जरूरी है। मुठभेड़ खत्म हो गई है, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जब भी ऐसे एनकाउंटर होता है उसके बाद ये जरूर होता है क्योंकि जो आतंकी होते हैं जब उसको एनकाउंटर में घेरा जाता है तो वो अपने आसपास जितने भी वेपनरी सिस्टम होते, चाहे हम लोग बताएं कि उसके पास अगर हथगोला भी होगा तो वो भी जो है उसको इधर उधर जो है फेंक देते हैं। तो ऐसे में जब तक उस पूरे इलाके को सैनिटाइज ना कर दिया जाए तब तक एक्चुअली कहते हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इतना तय हो गया कि बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, उसी के बाद जो है ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ हुआ है, खत्म हुआ है। और अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके बताया जा रहा है कि वहाँ पे 3 टेररिस्ट थे और इस तरीके से हो सकता है, तो अभी एक टेररिस्ट जो है वो किस जगह भागा है, ये अभी देखना होगा कि उसको लेकर किस तरीके की। ठीक है संदीप, आप रहिए हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, आपके पास कोई जानकारी मिल पाई अभी कि ये जो आतंकी थे वहीं पर छिपे हुए थे, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो हंदवारा का इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़ा सा करीब है, यानी कि मिलिटेंट अगर इन्फिल्ट्रेट करके आए होंगे तो इसी बस्ती में थे। और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब सुरक्षा बलों को मिली, खासतौर से वहाँ पे आर्मी का ज्यादा प्रेजेंस है, उनको जब इतला मिली कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं, फॉरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक दिन पहले भी इसी एरिया में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लेकिन मिलिटेंट ने अपनी जगह बदली थी और उसके बाद एक्सटेंड किया गया था इस ऑपरेशन को। लेकिन जब कल फायरिंग हुई और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ बिटवीन मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेज और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इनिशियली बताया गया कि 1 मिलिटेंट मारा गया और उसके बाद ये भी खबर आई कि 2 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन खबर आई कि 5 जो लोग हैं, जिसमें आर्मी कर्नल, आर्मी मेजर, 2 आर्मी के लोग जो नॉर्मली गार्ड करते हैं सीओ को, और उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि एसओजी के साथ है, उनका राबिता कट गया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो किसी वहां नियर बाय जो हाउस है, क्योंकि जब हाउस में जीरो इन किया जाता है मिलिटेंट को, उसके बाद फायरिंग होती है, उसके बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मिलिटेंट कहीं पे भाग सके। लेकिन इस तरह की कई जगहों पे देखने को मिला है कि मिलिटेंट एकदम से किसी जगह भाग गया और दूसरे मकान में छुप गया। तो ऐसे में या तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिस मकान में ये टीम गई लेड बाय कर्नल, तो वहां पे ऑलरेडी मिलिटेंट था, चाहे 1 था या 2 थे, और उसके बाद उनको जो है सॉर्ट ऑफ होस्टेज रखा गया और जिसकी वजह से ये लॉस आर्मी और पुलिस को हुआ। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस कमरे में या जिस मकान में ये नजदीकी थे, ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और एनकाउंटर साइट से मिलिटेंट भागा और इस
जो है मकान में घुसा या किसी और मकान में था, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ पे कर्नल और मेजर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको निशाना बनाने के लिए वो वहां से भाग गया होगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये सारी डिटेल जो है ऑपरेशनल डिटेल्स ये बाद में पता चल पाएंगी जब आर्मी की तरफ से बाकायदा चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस रिलीज इशू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से संदीप बता रहे थे कि एक SOP जारी किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या उसको फॉलो नहीं किया गया? उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो एक तो कहीं पर भी जो है यूनिफॉर्म नहीं लगाते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, क्योंकि मिलिटेंट जाहिर सी बात है टारगेट किसी भी बड़े अफसर को बिल्कुल। यानी रिफत, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, आधिकारिक तौर पर अभी जो बयान आएगा उससे ज्यादा तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी, लेकिन जो अभी जानकारी है वो ये कि जम्मू कश्मीर का ये हिंदवाड़ा इलाका जहां पर मुठभेड़ कल से ही चल रही थी, उससे पहले सर्च ऑपरेशन वहां पर हो रहा था। एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो है इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। हालांकि 2 आतंकियों को भी इसमें मार गिराया गया है। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहे इटली को अब पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से बंद पड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्रियों को दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद वहां पर एक बार फिर से काम शुरू हो गया। 7 हफ्ते बाद फैक्ट्रियों में लौटे कर्मचारी पहले की ही तरह पूरे जोश के साथ काम करते दिखाई दिए। हालांकि फैक्ट्रियों की तरफ से अब भी सतर्कता बरती जा रही है, जिसके बाद सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहनकर काम करते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया और सभी लोग एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करते दिखे। कर्मचारियों के बीच में एक प्लास्टिक की शीट भी लगी नजर आई, जिससे कि वो एक दूसरे के संपर्क में ना आ सकें। अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले कर्मचारी औजारों को सैनिटाइज करते भी दिखे। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया। साथ ही पोस्टर भी लगे दिखे जिन पर सही तरीके से सफाई कैसे करनी है वो भी दिखा। इसके अलावा कर्मचारियों के शरीर का तापमान मापने के लिए मशीनें भी लगाई गईं, जिसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि वो कोरोना संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो राज्यपाल की चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं देंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से कोरोना से जुड़े मामलों को बार बार उठाए जाने से ममता बनर्जी नाराज है। राज्यपाल ने ममता सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद ममता ने पलटवार किया। ममता ने लिखा कि राज्यपाल राज्य सरकार के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ काम कर रहे हैं।